हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है एमसीक्यू सीरीज़ 81 एमसीक्यूज़ के नाम से, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरी प्रिडिक्शन है कि आने वाले टेस्ट के अंदर यहाँ से सवाल आएंगे। सवाल आएंगे का मतलब ये है कि सवाल जैसे मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ सिखा रहा हूँ वैसे ही एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं। मैं हर किस्म का एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपको सोल्व करवाऊँगा ताकि कल को इसी टाइप का एमसीक्यूज़ आने वाले टेस्ट के अंदर आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं और ऑलरेडी आपने ऐसे एमसीक्यूज़ जो है ना वो इस चैनल के ऊपर समझ लिए हैं या पढ़ लिए हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो सीरीज़ बनाई उसमें हर एक चैप्टर को जो है ना वो जो एमडी गेट का सिलेबस है वो हर एक चैप्टर को मैं यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़, कितने एमसीक्यूज़, 81 एमसीक्यूज़ की एक वीडियो बनाऊंगा और उसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा और इसके अलावा जो है ना वो एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे आपको दूंगा। तो ये आपको हेल्प करने वाले एमसीक्यूज़, ये याद रखिएगा। अगर ऐसे सवाल नहीं आए फिर भी आपको ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के 81 एमसीक्यूज़ हैं। उन एमसीक्यूज़ को हम सोल्व करते हैं। तो अच्छे से पहले आप रीड करिएगा, अपने जहन के अंदर, दिमाग के अंदर आपने क्या करना है, इसका आंसर सोचना है, फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ क्यों और कैसे। सही हो गया भाई? तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, दैट इज़ द लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड। सेल का लिविंग मैटर क्या है? ये बिल्कुल ईजीएस्ट सवालों में से एक सवाल है और जब आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म या ऑल ऑफ देम। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट करेंगे ऑल ऑफ देम। पता है क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि भाई न्यूक्लियस भी तो जो है ना वो लिविंग मैटर में आता है, साइटोप्लाज्म भी तो लिविंग मैटर में आता है। क्योंकि जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो आप लोगों को ये बताया जाता है कि भाई साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाएंगे तो आपके पास प्रोटोप्लाज्म बनेगा और प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर ऑफ द सेल है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इस सवाल का जवाब होगा प्रोटोप्लाज्म, बस। आपने किसी और तरफ जाना ही नहीं है। अभी आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? आप इन दोनों को भी तो लिविंग मैटर कहते, तो आप ऑल ऑफ देम क्यों नहीं लगा रहे? ऑल ऑफ देम इसीलिए हम नहीं लगा रहे क्योंकि अगर आप न्यूक्लियस को सोलली देखेंगे तो ये लिविंग मैटर नहीं है। आप साइटोप्लाज्म को सोलली देखो तो ये भी लिविंग मैटर नहीं है। दोनों को मिला के आप लिविंग मैटर कहते हैं और वो लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इसी वजह से अकेले में साइटोप्लाज्म आ जाए, न्यूक्लियस आ जाए तो ये लिविंग मैटर में आप काउंट नहीं करेंगे, आप काउंट करेंगे प्रोटोप्लाज्म को। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है और फिर इन दोनों में से कोई है तो आपने क्या करना है। तो याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन आपके बुक में बताई गई है, लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज प्रोटोप्लाज्म। ऐसा सवाल है ना, ऐसा, मैं दूसरे सवाल की आपको नहीं बता रहा, ऐसा अगर सवाल आए जिसमें आपको ये वाला भी ऑप्शन लग रहा है, ये वाला भी लग रहा है, ये वाला भी लग रहा है, तो इसमें आपने जाना है प्रोटोप्लाज्म की तरफ। आपने जब प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो ऑप्शन टिक कर दिया तो इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस भी आ गया, साइटोप्लाज्म भी आ गया। ऑल ऑफ दीज देम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज दी प्रोटोप्लाज्म। आई गेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक रिसर्चर है, उसने क्या किया, अ रिसर्चर रिमूव्स लिपिड्स फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म एक्सपेरिमेंटली विच लॉजिकल कंसिक्वेंस फॉलोज। एक रिसर्चर है, उसने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म में से लिपिड को रिमूव कर दिया। जितने भी लिपिड थे उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, लिविंग मैटर के अंदर, वो सब का सब इसने रिमूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली। तो बताएं इसमें से कौन सा लॉजिकल कंसिक्वेंस होगा, इसका नतीजा क्या होगा आगे? एंजाइमेटिक रिएक्शन विल स्टॉप इंस्टेंटली, द सेल मेम्ब्रेन लूजेज इंटीग्रिटी लीडिंग टू डेथ, न्यूक्लिक एसिड विल वेनिश, या प्रोटीन सिंथेसिस विल स्पीड अप। अब ये सवाल देखेंगे तो इस सवाल को आपने ऑप्शंस के बेसिस पे इसका आंसर देना है। यही पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या कंसिक्वेंस होंगे अगर एक रिसर्चर लिपिड को प्रोटोप्लाज्म में से रिमूव कर देगा एक्सपेरिमेंटली। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो सेल होता है उस सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी है। ठीक है, तो अगर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी है तो मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो जो सेल होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सही ना? तो मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी है? फॉस्फोलिपिड से बनी है। ऐसे है ना भाई? सही है। तो अगर मैंने आपको बता दिया कि जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बनी है तो अभी आपको आंसर मिल गया होगा। भाई लिपिड को निकालने से एंजाइमेटिक रिएक्शन से स्टॉप नहीं होंगे क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं, आप लिपिड्स को निकाल रहे हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। न्यूक्लिक एसिड वेनिश हो जाएंगे, इसका लिपिड के बाहर निकालने से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस स्पीड अप होगी, भाई क्यों? लेकिन ये वाला ऑप्शन देखेंगे ना, बी ऑप्शन, सो द सेल मेम्ब्रेन लूजेज इंटीग्रिटी, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी, लीडिंग टू डेथ। आप लिपिड को निकाल दें, इंटीग्रिटी लॉस और सेल मर जाएगा। तीसरा एमसीक्यू है, अरेंज द फॉलोइंग बाय देयर रिलेटिव अबंडेंस इन प्रोटोप्लाज्म। ये सवाल यहाँ से, ये जो
टेबल बताया गया है ना आपके बुक के अंदर वहाँ पे, जिसमें ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई कि कितना परसेंट मैमल्स में होते हैं, कितना परसेंट हम ऐसा कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल में होते हैं। यहाँ पे ना ही मैमल्स की बात कर रहे हैं ना बैक्टीरियल सेल की बात, यहाँ ओवरऑल बात कर रहा है कि इनको अरेंज करना है आपने। अरेंज द फॉलोइंग बाय द रिलेटिव अबंडेंस इन प्रोटोप्लाज्म, एक है प्रोटीन्स, मिनरलाइंस, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। आपने इनको अरेंज करना के कौन से ऑर्डर में, अबंडेंस इन प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे आपने जो ना इनको इनपुट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सवाल कहाँ से आया है मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक के अंदर एक टेबल है, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये वाला जो सवाल है वो सवाल यहाँ से आया है, ठीक है। यहाँ से सवाल आने के चांसेस एमडी गेट में यहाँ से सवाल आते रहते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ये वाला जो टेबल होता है वो ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो गौर से देखें आप, अब अपना कॉन्सेप्ट लगाएं तो सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेंगे, फिर प्रोटीन से सेकेंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है, फिर लिपिड से, फिर आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो आरएनए है, फिर डीएनए है। तो मतलब कि आरएनए ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए। तो ये इनकी एक, अच्छा वाटर को देख लेंगे तो वाटर सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको सेल के अंदर, ठीक है। तो ये आपने सीरीज़ याद रखनी है बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल के अंदर, मैंने आपको ये लेक्चर के अंदर पढ़ाया है। तो आपने क्या करना है, ये सीरीज़ याद रखनी है। आपका सवाल क्या कर रहा है कि अबंडेंटली, फ्रॉम अबंडेंटली टू लोअर, कम, ज़्यादा से कम की तरफ आपने आना है और बताना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये आपके ऑप्शंस पे बताया गया। आपने सिर्फ अगर ये वाला टेबल याद कर लिया तो फिर वो भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आगे समझाता हूँ मैं, देखें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर 4 की तरफ आएंगे आप, ठीक है। नंबर 4 की तरफ आएंगे आप, समझिएगा इस चीज़ को, सही है। फिर नंबर 1 पे प्रोटीन ज़्यादा है, वाटर के बाद प्रोटीन ज़्यादा होते हैं सेल के अंदर। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं एंड देन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ये याद रखिएगा। देन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो आप इनको कैसे लगाएंगे, ऑप्शन आपका लगेगा मैं, अच्छा सबसे पहले आपने अपना ऑप्शन बनाना है यहाँ पे, फिर उनको आपने क्या करना है, रिलेट करना है कि नीचे दिए गए आंसर्स में आपका आंसर आ रहा है या नहीं। तो आपने लगा दिया 4 के बाद आप लगाएंगे 1, ठीक है। 1 के बाद 3 के बाद 2। देखें ऐसा कोई भी आंसर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ए बी सी और डी के अंदर, तो आप देखेंगे तो 1 ये वाला, 4 1 2 नहीं भाई ये भी नहीं है, 4 1 3 2, ये दोनों ऑप्शन आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला बेस्ट सुइटेबल आंसर है। तो आपने क्या करना है, अरेंज करना है फॉलोइंग बाय रिलेटिव अबंडेंस इन प्रोटोप्लाज्म। सो आपका आंसर होगा वाटर के बाद प्रोटीन, नंबर 1 आ गया, फिर प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट, 3 पे मैंने वो लगा दिया एंड देन मिनरल्स। सही हो गया भाई, ऐसे सवाल आ सकते हैं। एक और है यहाँ पे, कंडेंसेशन रिएक्शंस आर क्रूशियल इन मेटाबॉलिज्म। हाँ भाई, मेटाबॉलिज्म में कंडेंसेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट दिस, इनमें से एक ऑप्शन आपने देखना है जो कंडेंसेशन रिएक्शन को बताता है, इलस्ट्रेट करता है। सो एमसीक्यूज़ को सही से पढ़ना है। एमसीक्यूज़ क्या कह रहा है उसका सेंस समझ में आ गया तो फिर ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ने हैं आपने, तब आप इसका जो है ना मीनिंग निकाल सकते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस आर क्रूशियल इन मेटाबॉलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट दिस, ए formation of peptide bonds between amino acid, B hydrolysis of ATP into ADP and inorganic phosphate, C splitting of water in photosystem 2, and D breaking of glycosidic bonds in maltose। ये देखेंगे ना तो ये भी हाइड्रोलाइसिस में आएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, ये भी आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही, ये भी हाइड्रोलाइसिस की तरह ही हम इनको जो ना काउंट करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन माल्टोज, ये भी हाइड्रोलाइसिस आएगा। तो हमने क्या बताना है, कंडेंसेशन बताना है। कंडेंसेशन का डेफिनेशन बताना है तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड, भाई एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या, कौन सा प्रोसेस हो गया, दिस इज कंडेंसेशन। तो ये जो ऑप्शन है वो अच्छे से इलस्ट्रेट कर रहा है किसको, कंडेंसेशन को। सो इट विल बी ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ कंडेंसेशन रिएक्शन वर ब्लॉक्ड इन अ सेल, से ना एक सेल है उसके अंदर आपने कंडेंसेशन रिएक्शन को ब्लॉक कर दिया, विच इमीडिएट आउटकम वुड अकर। इन ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सा आउटकम जो होगा वो आएगा, वाट विच इमीडिएट आउटकम वुड अकर, क्या होगा अगर आपने कंडेंसेशन रिएक्शंस को ब्लॉक कर दिया। कंडेंसेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें कोई चीज़ बनती है हमारे बॉडी के अंदर। कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई चीज़ बनती है ना, मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं, ऐसे ना भाई। सो ऑप्शन है, अगर आप कंडेंसेशन को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड कुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड, ना प्रोटीन बनेंगे ना न्यूक्लिक एसिड ना पॉलीसेकेराइड। एटीपी प्रोडक्शन वुड स्टॉप इंस्टेंटली, एटीपी भी नहीं बनेगा।
ओनली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन वुड एक्सलरेट, और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस जो होंगे वही सिर्फ एक्सलरेट होंगे। एंड डी है सेल मेम्ब्रेन वुड डिजोल्व स्पॉन्टेनियसली, और वो जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो लगातार आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व हो जाएगी। तो ये ऑप्शंस में से आपने बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है ना। आपके जहन में दो सवाल आ रहे होंगे, एक तो कंडेंसेशन का नाम आ गया तो आपका सर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड पॉलीसेकेराइड कुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड, ये भी हो सकता है। और दूसरा आपका एटीपी प्रोडक्शन वुड स्टॉप इंस्टेंटली, आपका सर एटीपी भी नहीं बनेगा क्योंकि एटीपी तो कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है। अकॉर्डिंग टू फ्यू स्टूडेंट्स के जहन के अंदर ये दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी सर क्योंकि ग्लूकोज जो होगा वो फॉर्म होगा तो फिर जाके आगे जो एटीपी वगैरह वो बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए, याद रखिएगा, सही है ना। सो सिर्फ आपने ऑप्शन ए यहाँ पे लगाना है, दैट इज़ अ प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। एंड अच्छा, जिसके दिमाग में ये वाला सवाल आ रहा है ना वो नहीं होगा, एटीपी वाला नहीं होगा, ये कंडेंसेशन प्रोसेस में नहीं आता आपका। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के ब्रेन्स बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये वाला सवाल आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऊपर आपके पास बेस्ड ऑप्शन मौजूद है कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड पॉलीसेकेराइड कुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड, दैट्स इट, फिर नीचे ये वाले ऑप्शंस को छोड़ दे आप, तो इसका होगा ए, सही हो गया। नेक्स्ट है 6 नंबर, इन अ लेब, एक लेब के अंदर डाइपेप्टाइड इज ट्रीटेड विद प्रोटीएज। डाइपेप्टाइड मतलब कि 2 अमीनो एसिड से मिलके बनने वाला एक पेप्टाइड, इसे आप कहेंगे डाइपेप्टाइड, ठीक है। इन अ लेब डाइपेप्टाइड इज ट्रीटेड विद एंजाइम प्रोटीएज, कौन से एंजाइम से ये ट्रीट किया गया है, प्रोटीएज एंजाइम से। आफ्टर रिएक्शन अमीनो एसिड्स आर डिटेक्टेड, जैसे ही आपने प्रोटीएज से रिएक्ट किया डाइपेप्टाइड को तो आपको क्या मिले, यू डिटेक्टेड द अमीनो एसिड्स, आपको अमीनो एसिड डिटेक्ट हुए, ठीक है। अमाइनो एसिड डिटेक्टेड, विच रीजनिंग बेस्ट एक्सप्लेन दिस, ये इनमें ऑप्शंस में से देखना है कौन सा बेस्ट ये एक्सप्लेन कर रहा है। हाइड्रोलाइसिस ब्रोक द पेप्टाइड बॉन्ड बाय एडिंग वाटर, कंडेंसेशन प्रोड्यूस फ्री अमाइनो एसिड, एंजाइम डीनेचुरेशन काज स्पॉन्टेनियस बॉन्ड ब्रेकेज, कार्बोहाइड्रेट कैटलाइज द रिएक्शन। तो ये डाइपेप्टाइड है, आपने प्रोटीएज से रिएक्ट करवाया है जिसमें से अमाइनो एसिड आपको मिले, तो कॉमन सेंस की बात है, आपने पानी ऐड किया होगा तभी हाइड्रोलाइसिस हुआ होगा। कंडेंसेशन प्रोड्यूस फ्री अमाइनो, कंडेंसेशन से फ्री अमाइनो एसिड कब से बनने लगे, नहीं होगा कभी भी। एंजाइम डीनेचुरेशन काज बाय स्पॉन्टेनियस बॉन्ड ब्रेकेज, नहीं भाई, ये वाला ऑप्शन भी रिलेटेबल ही नहीं है। और डी को देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट कैटलाइज दिस रिएक्शन, ऐसे कैसे हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट क्यों कैटलाइज करेंगे भाई, आप प्रोटीन एंजाइम लगा रहे हैं तो वो एंजाइम प्रोटीन होता है वही कैटलाइज कर रहे हैं इसको। हाइड्रोलाइसिस ब्रोक द पेप्टाइड बॉन्ड, आप जैसे वाटर को ऐड करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस होगी और पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे ब्रेक। सो इसका सुइटेबल आंसर क्या होना चाहिए, हाइड्रोलाइसिस ब्रोक द पेप्टाइड बॉन्ड बाय एडिंग वाटर, सही हो गया। 7th नंबर एमसीक्यूज क्या कह रहा है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, मतलब कि कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्या है भाई, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ अ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब कि चलो हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, ये डाइसेक्राइड बन गया, ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। सपोज एक माल्टोज बनने वक्त जो है ना वो प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, मतलब कि माल्टोज बनते वक्त वाटर रिमूव होगा, इसे ना 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस्ट, एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होता है। इफ 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। तो सबसे पहले ऊपर ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई एक डाइसेक्राइड बनने के लिए जो है ना वो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, मतलब कि सपोज अगर 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो एक माल्टोज बनेगा, उसके साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना वो रिलीज होगा। अगर 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक होंगे तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इसको समझाने के लिए आपको आना पड़ेगा एक रूल की तरफ, दैट रूल इज़ n-1, ठीक है। यहाँ से एमडी में सवाल आने के चांसेस है, इसी वजह से मैंने 3 से 4 सवाल दिए इस टेस्ट के अंदर विद दिस फार्मूला n-1। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई 5 मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, और 5 मोनोमर मिल के एक पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है, तो बताए वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिमूव होंगे, वाटर कितना रिमूव होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, कितने मोनोमर मिल रहे हैं 5, तो n की जगह पे आपने ये वाला फार्मूला लगाना, n की जगह पे 5 लगा देना, -1 = 4, कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे 4। तो n-1 फार्मूला से आप ये मालूम कर सकते हैं। इवन तो आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि 5 मोनोमर आपस में मिल रहे हैं, एक पॉलीमर बन रहा है, बताएं कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे मोनोमर्स के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बनेंगे, तो वहाँ पे भी सेम फार्मूला n-1 आपने लगाना है। तो n यहाँ पे 5 - 1 = 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ये फार्मूले के तहत आप कर सकते हैं। तो अगर 2 ग्लूकोज मिल रहे हैं और एक डाइसेक्राइड बन रहा है, तो बताएं वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिमूव होंगे। तो n की जगह पे आपने क्या करना है, 2 लगाना है, -1 = 1, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। लेकिन अगर 10 ग्लूकोज मिल रहे हैं, समझिएगा, अगर 10 ग्लूकोज मिल रहे हैं और 10 ग्लूकोज में से आपने देखना है कि 10 ग्लूकोज मिल रहे हैं तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो आपने n-1 फार्मूले के तहत अगर आपने करना है तो 10 - 1 = 9। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। समझ में आ गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपने 9, 10, 11, 20, इट शुड बी 9। अभी समझ में आ गया होगा, सही है ना भाई, बहुत ज़्यादा इजी है, इतना मुश्किल थोड़ी है भाई। 8th कर लेते हैं, प्रोसेस वेयर मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स।
एक प्रोसेस जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब के पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स को यहाँ पे आप काउंट करेंगे द पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स मोनोमर बाय एडिशन ऑफ वाटर। आप वाटर को ऐड कर रहे हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं उनके सब यूनिट्स मोनोमर्स में। और वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, या बोथ ए एंड बी। आपको पता है कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो होते हैं वो दोनों सेम प्रोसेस है, और ये इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में क्या होगा, इज नो वाटर रिमूव होगा, कंडेंसेशन मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है पॉलीमर टूट रहा है मोनोमर में। तो ये तो सिंपल हो गया ना भाई, हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन है ये तो आना चाहिए, बिल्कुल ईजी है। सही हो गया भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आगे समझते हैं इनको। चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9 क्या कह रहा है, द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल इज कॉल्ड। एक लिविंग सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। तो इस सवाल को अगर आप गौर से देखेंगे तो वही मैंने जो लिस्ट आपको दिखाई थी ना, उस लिस्ट में से ये सवाल है। तो वाटर जो होता है 70 to 90% होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, समझेगा इस चीज़ को, और प्रोटीन के बाद फिर कार्बोहाइड्रेट एंड देन लिपिड्स। तो यहाँ से मैंने सवाल तो आपको बता दिया, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आया होगा द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल इज वाटर, ठीक है। लेकिन अगर सवाल आ जाए द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, ये अगर आ जाए, देखिए एक सवाल है द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, तो आपने वाटर कर दिया। एक सवाल आ जाए द मोस्ट अबंडेंट लिविंग कंपोनेंट, सॉरी ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, तो ऑर्गेनिक में आप क्या लगाएंगे, प्रोटीन लगाएंगे। सिर्फ एक वर्ड इन्होंने चेंज करना है, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट की जगह मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर कह दिया ना, तो फिर आपने प्रोटीन लगाना है, लेकिन यहाँ पे द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, तो आप वाटर की तरफ जाएंगे। सही हो गया भाई, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है हमारे पास, साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट इन एन एनाबॉलिक पाथवे water molecules appear as a byproduct at every stage, which logical conclusions follows। एक साइंटिस्ट ने ये देखा कि एनाबॉलिक पाथवे में वाटर मॉलिक्यूल हमेशा बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए हमारे यहाँ पे होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म का मतलब है किसी चीज़ का बनना या किसी चीज़ का टूटना। तो मेटाबॉलिज्म को हम दो वर्ड्स में और तकसीम करते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मतलब कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का सेल के अंदर बनना या टूटना, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म को आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का भी नाम देंगे। सही हो गया। तो कैटाबॉलिज्म को आप कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कहेंगे, ठीक है, और एनाबॉलिज्म को आप एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कहेंगे। ये सारी चीज़ें सेम है। तो कैटाबॉलिज्म में कोई चीज़ जो होती है ना वो ब्रेक होती है, याद रखिएगा। बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन कर रही है तो वो कैटाबॉलिज्म में आएगा, और अगर कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है किसी चीज़ की, तो वो एनाबॉलिज्म में आएगा। दोनों को मिला के आप मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि एनाबॉलिज्म में हमेशा वाटर रिमूव होता है, इसका मतलब एनाबॉलिज्म में कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, मतलब कंडेंसेशन इज द टाइप ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन, और हाइड्रोलाइसिस जो होता है दैट इज द टाइप ऑफ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये ना कॉन्सेप्ट भाई। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमेशा एनाबॉलिक रिएक्शन में वाटर बाय प्रोडक्ट होता है, मतलब कि एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि एनाबॉलिज्म की बात कर रहा है, कंडेंसेशन की बात कर रहा है। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पे ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट, जो भी है साइंटिस्ट वो किसके बारे में आता है, कंडेंसेशन के बारे में। तो आपने लॉजिकल यहाँ पे बताना है कंक्लूजन कि एक साइंटिस्ट है दैट ऑब्जर्व इन एनाबॉलिक पाथवे वाटर मॉलिक्यूल अपीयर एज द बाय प्रोडक्ट एवरी स्टेप, व्हिच लॉजिकल कंक्लूजन फॉलोज। ए, द पाथवे इन्वॉल्व कंडेंसेशन रिएक्शन। B, the pathway is entirely hydrolytic. C, the pathway depends on breakdown of bonds. या D, water is acting as a reactant not product। अभी देखेंगे द पाथवे डिपेंड्स ऑन ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, ये भी हाइड्रोलाइसिस हो गया, ये भी हाइड्रोलाइसिस हो गया। वाटर इज एक्टिंग एज, ये तो ऑप्शन यहाँ से रिलेट ही नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बता दिया एनाबॉलिक पाथवे मतलब कि कंडेंसेशन, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। सही है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 11th MCQ, इफ कंडेंसेशन ऑफ 100 अमाइनो एसिड अकर्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। वही सेम कहानी आ गई भाई, ठीक है ना, N-1 वाली। तो कंडेंसेशन हो रही है 100 अमाइनो एसिड्स की, वो मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड बना रही है। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। कितने पेप्टाइड बॉन्ड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो रूल क्या है, N-1, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड मिल रहे हैं, 100-1। तो पानी के मॉलिक्यूल कितने रिमूव होंगे, दैट विल बी 99। ऐसे ही कितने मोनोमर्स मिल रहे हैं, 100 अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, एक पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, तो 100-1 ये बॉन्ड्स के लिए, तो बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 99। अभी देखिए आपका ऑप्शन क्या 99 है दोनों। 100 बॉन्ड्स बनेंगे, 100 वाटर मॉलिक्यूल, नहीं भाई। 99 बॉन्ड्स एंड 99 वाटर मॉलिक्यूल, येस। 100 बॉन्ड्स 99 वाटर मॉलिक्यूल, नहीं। 99 बॉन्ड्स 100 वाटर मॉलिक्यूल, नहीं। इट विल बी 99 बॉन्ड्स बनेंगे और उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। एक ही फार्मूला याद रखना है, रूल याद रखना है, N-1। सही हो गया, बहुत ज़्यादा इजी है। रिसर्चर ऑब्जर्व कंडेंसेशन बिटवीन ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। एक रिसर्चर ने क्या किया, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के बीच में इसने एक कंडेंसेशन रिएक्शन देखा। विच बाय प्रोडक्ट अपीयर, इनमें से कौन सा होगा जो ये बाय प्रोडक्ट रिमूव होगा।
बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। सीधा सीधा सवाल है, मैं ये आपको इतना ज़्यादा डीपली जाके नहीं समझा रहा, आप समझ जाइएगा। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड आपस में मिलेंगे तो कौन सा बाय प्रोडक्ट इस रिसर्चर को देखने में आया? ग्लूकोज? नहीं भाई, ग्लूकोज क्यों एज बाय प्रोडक्ट बनेगा? एटीपी? नहीं भाई, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड? तो वाटर, आपको पता है ना, जब भी कंडेंसेशन होती है ना, कंडेंसेशन वर्ड आ गया फिर आगे कुछ भी हो, वाटर होगा भाई, इसमें वाटर रिमूव होगा, रिलीज होगा, आपको पता है कंडेंसेशन का नाम है। दूसरा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मीन्स वाटर रिमूव होता है इसमें, तो इट विल बी द वाटर एज द बाय प्रोडक्ट्स। एमसीक्यूज नंबर 14 है, सॉरी 13th एमसीक्यूज है, द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सपोज मैंने एक गिलास लिया, ये गिलास अलग मटेरियल से बना हो, ज़्यादातर सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह का मिक्सचर होता है गिलास, और अंदर पानी के मॉलिक्यूल है, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल है। आपको पता है पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन होगी, जैसे सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन तो कहेंगे कोहेशन, ठीक है। और वाटर और ग्लास के बीच में भी अट्रैक्शन होगी, तो वाटर अलग मॉलिक्यूल है, ग्लास का मॉलिक्यूल अलग है, तो इनके बीच में एडेशन होगी। ये आपको पता है ना, आता है ना ये वाला। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, मतलब कि पानी है और पानी के बीच में, ये तो सिमिलर मॉलिक्यूल हो गए ना भाई, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसका नाम बताना है। कोएसिव फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस, एम्फोटेरिक फोर्सेस, न्यूट्रल फोर्सेस। न्यूट्रल फोर्सेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एम्फोटेरिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में आपका ऑप्शन आना चाहिए। कोएसिव का मतलब होता है सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, और एडेसिव का मतलब होता है डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। तो यहाँ पे सिमिलर की बात कर रहा है, गो फॉर दी ए ऑप्शन। ठीक हो गया भाई, समझ में आ गया। चलें जी, एमसीक्यूज नंबर 14 थे, ये देखिएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज। ये तो सीधी सीधी लाइन है भाई, वाटर की प्रॉपर्टीज से है ये सवाल, ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टीज़ को आपने मालूम करना है। तो दोबारा पढ़ रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हमारे पास 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, ठीक है, 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, इसको आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट क्या कर रही है? अगर इसका टेम्परेचर 15 डिग्रीज़ है तो हीट प्रोवाइड करने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया 16 डिग्रीज़, मतलब कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया बाय प्रोवाइडिंग द हीट। आपने बताना ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 16 मतलब, करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड उसे क्या कहेंगे आप? दैट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन या आयोनाइजेशन। कॉमन सेंस की बात है, इट विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। वो हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम वाटर को कंप्लीटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते, वो अलग लेयर बना लेते हैं, वाटर अलग हो जाता है ना, दैट इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है वाटर का आयंस में टूटना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द राइट आंसर फॉर द एमसीक्यूज नंबर 14। आई गेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 15th नंबर। एमसीक्यूज नंबर 15 क्या कह रहा है, समझिएगा। वाटर हैज़ अनयूजुअली हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विच रीजनिंग एक्सप्लेन दिस बेस्ट। मतलब कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा हाई होती है, एज यू नो, वो आपके बुक में बताया गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, ये रीज़न बताना है आपने। कोहेशन प्रिवेंट्स एवापोरेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एब्जॉर्ब हीट बिफोर ब्रेकिंग, एडिशन इंक्रीज एनर्जी कंटेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स स्टोर हीट। आप अपना दिमाग लगाएं, आप मुझे ये बताएं कोएशन और एडिशन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या लेना देना भाई? कुछ लेना देना है नहीं, तो आप इन दोनों ऑप्शन को डिलीट कर दें। ये डिलीशन मेथड कहलाता है एमसीक्यू सोल्व करने का। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स स्टोर हीट, ये कहाँ पे पढ़ा आपने कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हीट को स्टोर करते? नहीं करते। लेकिन हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ब्रेक होने से पहले, इसी वजह से इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की हाई होती है। तो आप बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो एमसीक्यू नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा सही? दैट इज द ऑप्शन बी। देन हम आते हैं 16th पे। Following property of water plays an important role in thermoregulation and provides cooling effect when evaporate during transpiration and perspiration। आपने वही वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से मालूम करना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है वाटर की जो थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करती है। नंबर 1 थर्मोरेगुलेशन में अपना रोल प्ले करती है, और दूसरा दूसरा कूलिंग इफेक्ट खास करती है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन एंड परस्पायरेशन। परस्पायरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग होना बॉडी के अंदर, पसीना जो फॉर्म हो रहा है स्वेटिंग, वो परस्पायरेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन जो प्लांट के लीव्स होते हैं उनके स्टोमेटा के अंदर से जो वाटर जो होता है वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है उसे ट्रांसपायरेशन कहेंगे। रिलीज मतलब कि एवापोरेट होता है उसे ट्रांसपायरेशन कहेंगे। ये दोनों कूलिंग इफेक्ट में हेल्प करते हैं। थर्मो रेगुलेशन में और कूलिंग इफेक्ट में हेल्प करने वाली कौन सी ऐसी वाटर की प्रॉपर्टी है, ये आपने डिटेक्ट करना है इस सवाल से। सो ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
B heat vaporization, C hydrophobic exclusion, and D polarity. And the right answer will be heat of vaporization. याद रखिएगा heat of vaporization के जो टॉपिक को आप देखेंगे ना वहाँ पे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दिस इज द heat of vaporization of the water plays an important role in thermoregulation and provides cooling effect when evaporate during transpiration and perspiration. तो heat of vaporization की वजह से ही तो cooling effect में आता है क्योंकि evaporation हो रही है वाटर की. So that is the main concept you have to understand about the properties of water. Next है a solution which resists change in pH of a system is called is. एक solution है जो pH को चेंज नहीं होने दे रहा भाई, रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट का मतलब रोक रहा है. दिमाग के अंदर बात आ गई होगी. बफर सॉल्यूशन है, एम्फोटेरिक सॉल्यूशन, पोलर सॉल्यूशन एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन. ठीक है ना. आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये वाटर की बात कर रहे हैं, आप समझेगा इस चीज़ को. आप कहेंगे सर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर तो पोलर होता है और वाटर एम्फोटेरिक भी होता है, बफर भी होता है. सर ये तीनों ऑप्शन लग रहे हैं. भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सॉल्यूशन जो पीएच को रेजिस्ट करती है ना चेंज होने से, वो बफर सॉल्यूशन कहलाती है. बस डायरेक्टली बफर पे जाए भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. सो इट्स अ बफर सॉल्यूशन. सही हो गया भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है. 80th MCQ हमने वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस के जो भी मैकेनिज्म थे वो सारे समझ लिए. अभी हम आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ, आगे आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs, इनकी प्रैक्टिस करें और इनको बार बार देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफर इन कॉन्फिगरेशन 8. अभी ये आपने बताना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन से कार्बन पे चेंज की वजह से जो ना डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं. सही ना. ऑप्शन है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 4, कार्बन 6. मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ. अभी गौर से देखें. हमारे पास है ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है. तीनों में फ़र्क मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये सवाल दे सकते हैं MD गेट वाले. ये जो 3 स्ट्रक्चर है ना बुक में बताए गए, यहाँ से सवाल आ सकते हैं. ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज में क्या फ़र्क है. पहली बात तो ये तीनों के तीनों हैं अल्डोहेक्सोज. ये याद रखिएगा क्योंकि इनमें अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, कार्बोनल ग्रुप, और दूसरा हेक्सोज मतलब कि 6 कार्बन वाली ये शुगर है. ठीक है. अल्डोहेक्सोज है ये तीनों के तीनों. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट. ठीक है. और अभी आपने याद रखना है कि गौर से देखें, आपको फ़र्क कहीं पे नज़र आ रहा होगा. देखें कार्बन 1 पे तीनों में देखें फ़र्क नज़र आ रहा है. नहीं भाई. कार्बन 2 पे देखें तीनों में फ़र्क नज़र. आप कहेंगे सर कार्बन 2 यहाँ पे और यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ पे कार्बन 2 में चेंज है. तो याद रखिएगा जो मैनोज और ग्लूकोज होता है ना उसमें कार्बन नंबर 2 पे कन्फिगरेशन चेंज होती है. फिर 3 पे देखें. 3 पे देखेंगे तो आप कहेंगे सर 3 में तीनों के जो कन्फिगरेशन है वो सेम है. 4 पे देखें यहाँ पे और यहाँ पे देखें सर, आप कहेंगे सर ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे OH जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गया. तो इसका मतलब गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कौन से कार्बन पे चेंज होता है. कार्बन 4 पे. आपका ऑप्शन आ गया आपके पास. बाकी सारी चीज़ें सेम है. तो मैनोज और ग्लूकोज में फ़र्क क्या है. मैनोज में कार्बन नंबर 2 पे OH लेफ्ट साइड पे आ जाता है तो बन जाता है मैनोज. बाकी सेम है, मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, हर चीज़ सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है. और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फ़र्क कहाँ पे. कार्बन नंबर 4 पे जो OH होता है ग्लूकोज वाला, अगर वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो ये गैलेक्टोज बन जाएगा, या आइसोमर से आपस में. तो कार्बन नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में डिफर होते हैं. अभी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हम. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है. कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 4, कार्बन 6. कॉमन से ऐसे कार्बन 4 की तरफ जाएंगे आप लोग. MCQ नंबर 19th देखते हैं हम. विच शुगर इज बोथ एन अल्डोज एंड हेक्सोज. इनमें से एक शुगर ऐसी है जो अल्डोज भी है मतलब कि एल्डिहाइड कंटेनिंग में, और हेक्सोज भी है, 6 कार्बन वाली शुगर भी है. फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज. और डी ऑप्शन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे डी ऑप्शन देता हूँ, B एंड C. अभी आप करें. अच्छा, जिन जिन लोगों ने ये टेस्ट मेरा किया हुआ है उनको 1+ मार्क मिलेगा. 19th जो होगा वो 1+ मिलेगा. जिन्होंने ये अकेडमी के वहाँ पे किया हुआ है उनको 1+ मिलेगा क्योंकि आपको पता है ये वाला ऑप्शन मैंने बताया नहीं था. लेकिन यहाँ पे आप समझें विच शुगर इज बोथ अल्डोज एंड हेक्सोज. आपको पता है फ्रक्टोज जो होता है वो कीटो हेक्सोज में आता है. अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना आपको उसके ऊपर देखेंगे ना वो लाइन लिखी हुई है कीटो हेक्सोज का. तो फ्रक्टोज इज द कीटो हेक्सोज. मैं यहाँ पे KH लिख रहा हूँ. ग्लूकोज अल्डो हेक्सोज है AH. गैलेक्टोज अल्डो हेक्सोज है AH. तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए. D, बोथ B एंड C. ठीक है. ये दोनों अल्डोज भी होते हैं और हेक्सोज भी होते हैं. 20th है माल्टोज इज मेड अप ऑफ. माल्टोज एक डाइसेक्राइड है. वो किस चीज़. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये हैं क्या. आपको यही नहीं पता कि माल्टोज डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड है तो आप कैसे सोल्व करेंगे MCQs को. सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना. तो माल्टोज इज मेड अप ऑफ कौन कौन सी चीज़ों से माल्टोज मिलकर बनता है. ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज. पहली बात ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनता है सक्रोज, याद रखिएगा. ठीक है. और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है लेक्टोज. ये लेक्टोज और सक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड. और ग्लूकोज मैंने अभी बताया भी था आपको माल्टोज से बनता है. तो माल्टोज इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. तो 20th का क्या आना चाहिए. ऑप्शन दैट इज दी A.
21 को देख लें, विच कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल ऑफ एनिमल, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल के मसल्स और लिवर में स्टोर होता है? अमाइलोस नहीं भाई, ये स्टार्च है। अमाइलोपेक्टिन ये भी स्टार्च, और स्टार्च प्लांट का रिजर्व मटेरियल है, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज प्लांट की सेल बनाता है। तो कॉमन सेंस है, ईजी सवाल पड़ा है यहाँ पे, और इसका ईजी आंसर है ग्लाइकोजन। सही हो गया भाई, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है MCQs नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर। आपने रिड्यूसिंग शुगर इनमें से मालूम करना है। आपको पता है 2 टाइप की शुगर होती है, एक होती है रिड्यूसिंग और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर के पास क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव होता है। और नॉन रिड्यूसिंग में क्या होता है, कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता। ये आपके बुक में सोलिडली बताया गया है कि कौन सी रिड्यूसिंग है, कौन सी रिड्यूसिंग नहीं है, मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस करते खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग ना ही सामने वाले को रिड्यूस करते और ना ही खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। और रिड्यूसिंग के पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होता है, नॉन रिड्यूसिंग के पास नहीं होता। तो आपने क्या डिटेक्ट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोस, लेक्टोस, ग्लूकोस या ऑल ऑफ देम। पहली बात तो माल्टोस और लेक्टोस 2 डाइसेक्राइड है। सक्रोज को छोड़ के जितने भी डाइसेक्राइड है, मतलब कि माल्टोस और लेक्टोस, वो दोनों रिड्यूसिंग में आएंगे। ग्लूकोज मतलब कि जितने मोनोसेक्राइड होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वो सब के सब रिड्यूसिंग में आएंगे। तो सबके सब रिड्यूसिंग है भाई, तो आप ऑल ऑफ देम की तरफ जाएंगे। ये भी रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग, ये भी। अगर यहाँ पे सक्रोज आ जाता था तो सक्रोज रिड्यूसिंग नहीं है, याद रखिएगा। सही है भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज, लेक्टोज, ग्लूकोज, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे रिड्यूसिंग है। आगे बताया गया है पॉलीसेक्राइड एज 120 ग्लूकोज रेजिड्यू लिंक्ड लीनियरली, हाउ मेनी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अभी ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो गया होगा, आपको पता है, सर ने बताया, कुछ भी नहीं करना N-1 करना। वो कहते हैं ना, वो एक मीम भी चल रहा है, भाई ने कहा है करने का तो करने का। तो बराए मेहरबानी MD गेट में जब ऐसा सवाल आएगा ना, तो ये मेरी बात याद रखिएगा कि सर ने कहा है करने का तो करने का, N-1। तो 120 ग्लूकोज रेजिड्यू है, वो आपस में मिलके जो ना एक पॉलीसेक्राइड बना रहे बड़ा सा, बताएं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने होंगे, N-1 करना है, बाकी कुछ किसी तरफ भी नहीं जाना, काउंट वहाँ पे बैठ के नहीं करना कि इतने होंगे काउंट नहीं करना, N-1। तो 120 है, माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू 119। देखिए 119 आंसर कहीं पे आ रहा है, तो आप कहेंगे पहला ही आंसर 119 है, तो दूसरे आंसर की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट विल बी द 23। 24 है द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ डाइसेक्राइड इज। डाइसेक्राइड का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है आपको पता है? आधे से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। वो कैसे कन्फ्यूज होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वो यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूज होते हैं कि भाई डाइसेक्राइड मतलब कि ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज मिल रहा है सपोज, और ये आपस में मिलके बना रहे हैं सक्रोज। ठीक है, तो आपने सक्रोज का क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, यही ना भाई। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं भाई ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सेम है C6H12O6, और ये आपस में मिलकर बनाएंगे C6H24 एंड O12। इन दोनों को मिला रहे हैं तभी तो सक्रोज बन रहा है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट यही सोचेंगे। तो भाई ग्लूकोज एक मोनोमर है, फ्रक्टोज एक मोनोमर है, मोनोमर और मोनोमर मिलेंगे तो साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। तो यहाँ पे भी तो यही होगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मिलाना तो है, लेकिन वाटर भी तो रिमूव करना। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H22O11, और वाटर ऐसे बाहर निकल जाएगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सक्रोज। या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है माल्टोस का, या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेक्टोस का, क्योंकि ये डाइसेक्राइड है और डाइसेक्राइड का यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। देखिए कहीं पे नजर आ रहा है ऑप्शंस के अंदर, अगर नजर आ रहा है तो वहीं पे टिक कर दें। तो यहाँ पे गौर से देखिए C6H12O6, भाई ये डाइसेक्राइड का नहीं, ये तो मोनोसेक्राइड का फार्मूला है, हेक्सोस शुगर। C12H22O11, C6H10O5 नहीं भाई, C18H32, ये पड़ा हुआ है ना, दूसरे फार्मूले की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई। ये 24 का आपने कर लिया ऐसे, सही ना। 25 देखते ही हार्डलासी तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिलीज 4 किलो कैलोरी एनर्जी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 180 ग्राम ग्लूकोज रिलीज। ये तो इजी है, मैथमेटिक्स आ गई भाई। बायो वाले स्टूडेंट जितना ज़्यादा मैथमेटिक्स से भागते हैं उतना उनके गले पड़ जाती है, फिजिक्स पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में आती है, लेकिन कोई मसला नहीं, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी आपको। अगर आप हार्डलासिस कर रहे हैं 1 ग्राम ग्लूकोज का, तो कितनी एनर्जी बना रहे, 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम से, तो 180 ग्राम से कितनी बनेगी, बहुत ज़्यादा ईजी है ना भाई। अगर 1 ग्राम से बन रही है 4 किलो कैलोरी, तो 180 ग्राम से कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई 4 इंटू 180 ग्राम, तो 4 को 180 से करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन है। तो आपके ऑप्शन से 720 किलो कैलोरी, 7200 किलो कैलोरी, 2800 एंड 80 किलो कैलोरी, 180 किलो कैलोरी, 72, मतलब कि 7200 किलो कैलोरी। आप इनको मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 180, तो यही आंसर आएगा। 26 थे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से अभी आपने रिड्यूसिंग शुगर, ऊपर भी ये सवाल आया था, नीचे भी आपने यही सवाल करना है, क्योंकि यहाँ से मैंने ये पता है सवाल कितना टाइम लगा इनको मुझे कंपाइल करने में, आपको पता है। हर एक जगह से मैंने एक एक सवाल उठाया है, उस सवाल को मैंने जो ना देखा है टॉपिक के अंदर, मैंने देखा कि कैसे सवाल आ सकता है कैसे नहीं आ सकता। इसी वजह से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इनकी। और ये जो सवाल है ना वो हर किस्म का सवाल है, जो कि आपके एमडी गेट में कहीं से भी जो सवाल आएगा ना वो यही होंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इसीलिए हर किस्म का सवाल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द रिड्यूसिंग शुगर ऊपर पढ़ के आए, लेकिन नीचे भी दोबारा पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिड्यूसिंग शुगर, सक्रोज, माल्टोस, रेफिनोज, बोथ ए इन सी। ठीक है, आपने रिड्यूसिंग शुगर को मालूम करना है। ऊपर मैं बता गया माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, सक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, रेफिनोज नहीं होता, ये आपके बुक में सोलली बताया गया, लिखा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, तो ये माल्टोस है। अब जाएंगे बी की तरफ, सही है। 27 देख लेते हैं। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के वो ग्रुप जो कि सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल से बना है, तो भाई एक को ग्रीक में क्या कहेंगे, मोनो, और शुगर मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, सेक्राइड। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड कहीं पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, बस कर दो भाई। ओलिगोसेक्राइड फ्यू को कहते हैं, पॉलीसेक्राइड ज़्यादा को, डाइसेक्राइड मतलब कि दो, तो इट्स मोनोसेक्राइड। क्वेश्चन नंबर 27। चलें जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 28। फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टेट्रोज शुगर, इनमें से कौन सा ऐसा शुगर है जो कि टेट्रोज नहीं है। टेट्रोज का मतलब होता है, टेट्रा वर्ड का मतलब 4, ओज का मतलब होता है शुगर, 4 कार्बन वाली शुगर को टेट्रोज कहा जाता है। राइबोस 5 कार्बन वाली शुगर का एग्जाम्पल है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाली शुगर का एग्जाम्पल है। राइथ्रोज 4 कार्बन वाली शुगर का एग्जाम्पल है। लेकिन आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टेट्रोज शुगर। आपने ये नहीं लगा देना, याद रखिए कि यहाँ पे नोट आया, यही तो होता है एमडी गेट के अंदर बच्चों के साथ प्रॉब्लम, कि वो पूरा जो है ना वो एमसीक्यूज नहीं पढ़ते। अभी आपने नोट यहाँ पे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने तो नोट को नोट ही नहीं किया होगा, नोट को नोट ही नहीं किया, क्योंकि नोट भी लगा वो तो अच्छा 4 कार्बन की शुगर इराथ्रोज लगा दो। भाई नोट कह रहा है इनमें से कौन सी 4 कार्बन वाली शुगर नहीं है, ये तो है 4 कार्बन वाली शुगर, आपने लगा ना कौन सी नहीं है, तो ये दोनों 4 नहीं है ना, ये तो 5 और 6 वाली, तो बोथ एन बी, तो ये ऑप्शन आना चाहिए। देखिए थोड़ा सा सिर्फ नोट में हटा दूंगा, फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ टेट्रो शुगर, तो इराथ्रोज आंसर आ जाएगा। मैंने नोट लगा दिया, ऑप्शन आ गया बोथ एन बी। यही फर्क होता है एमडी गेट के अंदर, हमारा दिमाग नोट और ऐसी कोई चीज़ होती है ना 8 ऑन वगैरह, इनको नहीं पढ़ पाता, तो इसी वजह से गलतियां हो जाती है। तो सही से समझना है आपने, एमसीक्यूज को सही से रीड करना है। 29 थे, फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड फाउंड इन राइप फ्रूट, स्वीट कॉर्न एंड हनी। इनमें से एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जो कि आपको राइप फ्रूट के अंदर भी मिलेगा, पके हुए जो फल होते हैं, स्वीट कॉर्न के अंदर और हनी के अंदर मिलेगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एंड राइथ्रोज। राइथ्रोज रेयर होते हैं नेचर में, राइबोज आपको डीएनए और आरएनए में ज़्यादातर मिलेगा, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर कहलाता है। और ग्लूकोज के बारे में ये आपके बुक में बताया गया है कि ये राइप फ्रूट में भी मिलेगा, ये हनी में भी मिलेगा और ये स्वीट कॉर्न में भी मिलेगा। 30वां सवाल है, विच कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड इन फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। ये तो सीधा सीधा हो गया भाई, सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल बनाता है, स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स। काइटिन जो होता है वो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन और फंजाई के अंदर वॉल बनाता है। फंगस की जो वॉल होती है वो काइटिन से बनती है, बताया मैंने बुक के अंदर, ठीक है ना, तो इसका काइटिन होगा। फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर है। अभी अब पता है यहाँ पे देखना क्या है, मोनोसेक्राइड ये सबसे ज़्यादा सोल्यूबल इन वाटर होते हैं एंड स्वीटेस्ट ऑफ ऑल होते हैं। ओलिगोसेक्राइड लेस स्वीट एंड लेस सोल्यूबल होते हैं। पॉलीसेक्राइड तो सोल्यूबल भी नहीं होते और टेस्ट लेस होते हैं। तो आपने ये वाला लगाना है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर होता है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड, मतलब कि एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा वो माल्टोज कहलाएगा। आपने देखना है ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड के बीच में होता है। ईस्टर बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादातर जो होता है ना वो फैटी मतलब कि एसिड और अल्कोहल के बीच में होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है, तो इट्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपके बुक की ये सीधी सीधी लाइन है। देन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीटो शुगर, इनमें से आपने मालूम करना है कीटो शुगर कौन सा है, ठीक है, कौन सा शुगर, कीटोज शुगर। वो मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर जो बताए थे ना, ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज, उसके ऊपर वाली लाइन मैंने कहा था रट्टा लगानी है आपने। अल्डो एक्सोसिस कौन से और कीटो एक्सोसिस कौन से हमारे जो ना बॉडी के अंदर, मतलब सॉरी हमारे बुक के अंदर। यहाँ पे वो नहीं पूछ रहे कि अल्डो एक्सोसिस कौन सा है, कीटो एक्सोसिस, यहाँ पे कीटोज शुगर पूछ रहा है। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज। सपोज अच्छा सॉरी, ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हेक्सोज शुगर में से आया, ये भी एक्सोज है, ये भी एक्सोज है, ये भी एक्सोज, ये भी एक्सोज है। आपको ऑलरेडी पता है, आप ऑप्शन देखें, अभी तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर समझाया। ग्लूकोज अल्डो एक्सोज है, गैलेक्टोज अल्डो एक्सोज है, मेनोज अल्डो एक्सोज है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे चेंज होता है, कार्बन नंबर 4 पे चेंज होता है, और फ्रक्टोज कीटो एक्सोज है, तो ये कीटोज शुगर की कैटेगरी में आएगा। रिड्यूसिंग शुगर डिफर फ्रॉम अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी मैंने आपको बताया ऊपर कि एक रिड्यूसिंग शुगर दूसरे रिड्यूसिंग शुगर से कैसे अलग होता है। इट इज़ अ फ्री OH ग्रुप, इट इज़ अ फ्री कार्बोनाइल ग्रुप,
इट इज़ अ फॉस्फेट ग्रुप, इट इज़ अ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ अ फॉस्फेट ग्रुप। क्यों भाई, फॉस्फेट ग्रुप का क्या लेना देना, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग से। इट इज़ अ OH, फ्री OH नहीं भाई, इट इज़ अ फ्री कार्बोनाइल ग्रुप। तो मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई कि रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग वो होते हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होते। और फ्री एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब होता है कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो इट शुड बी ऑप्शन बी। 35 है, इफ वन मोलिक्यूल ऑफ सक्रोज इज हाइड्रोलाइज द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स इज फॉर्म्ड। एक सक्रोज का मोलिक्यूल आप उसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं वाटर की मौजूदगी में, बताएं मोनोसेक्राइड कितने बनेंगे। कॉमन सेंस से सक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ठीक है, ये मिलकर बनता है सक्रोज। आप सक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ही बनेंगे ना, तो ये एक मोनोसेक्राइड, ये दूसरा मोनोसेक्राइड। तो 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा ईजी है, 2 की तरफ जाएंगे आप लोग। सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 35। बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा और ये MCQs की आप प्रैक्टिस और एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो देखिएगा आप MD गेट में ऐसे ही सवाल करेंगे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे और जल्द अज जल्द। सही हो गया भाई, आगे समझते हैं इनको। चलिए जी, MCQs नंबर 36 से, जो कि क्या कह रहा है आपको कि व्हाट कलर सेलुलोज गिव्स इन आयोडीन सोल्यूशन। अच्छा, ये कलर्स याद रखिएगा, MD गेट के हवाले से ये कलर पूछा जा सकता है आपसे। जो सेलुलोज होता है, अच्छा ये क्या पूछ रहा है आपसे, सेलुलोज का क्या कलर होता है, कि सेलुलोज आयोडीन में क्या कलर देता है। आपको पता है स्टार्च जो होता है, स्टार्च सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो स्टार्च होता है इट इज़ गोइंग टू गिव द ब्लू कलर इन आयोडीन सोल्यूशन। जो ग्लाइकोजन होता है वो देता है रेड कलर, ठीक है, और जो सेलुलोज होता है वो कोई भी कलर नहीं देता। सो व्हाट कलर सेलुलोज गिव्स इन आयोडीन, ब्लू, रेड, नो कलर, ग्रीन, इट्स नो कलर। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को, सही है भाई। तो सेलुलोज आयोडीन सोल्यूशन में कोई कलर नहीं देता। सो यहाँ पे समझिएगा। 37 पढ़ते हैं, और 37 है कि मोस्ट ऑफ द शुगर इन ह्यूमन बॉडी आर, ज़्यादातर इंसान की बॉडी में जो शुगर्स होती हैं वो क्या है, अल्फ़ा शुगर्स हैं, लेफ्ट हैंडेड शुगर है, राइट हैंडेड शुगर है, नन ऑफ दिस। अल्फ़ा शुगर तो आप OH की बेसिस पे देखते हैं, जब आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो अगर OH ऊपर की तरफ है, जो है ना कार्बन नंबर 1 पे जो रिंग होती है, रिंग के ऊपर की तरफ है तो वो अल्फ़ा, सॉरी रिंग के ऊपर की तरफ है तो वो बीटा है OH, और अगर नीचे की तरफ है तो वो अल्फ़ा है, ऐसे है ना। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड शुगर में से आपका ऑप्शन होना चाहिए। आपको पता है मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन ह्यूमन बॉडी आर राइट हैंडेड, ये तो आपके बुक में सीधी सीधी लाइन है, याद रखिएगा। राइट हैंडेड होती है ज़्यादातर शुगर्स इंसान की बॉडी के अंदर। 38 थे, 38 क्या कह रहा है कि अ प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट दैट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर एंड गिव्स ब्लू कलर इन आयोडीन इज, समझिएगा इस चीज़ को। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के अंदर स्टोर होता है, मतलब कि स्टार्च की बात कर रहा है, जो कि सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में, गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। तो अमाइलोपेक्टिन भी है, अमाइलोज भी, ये दोनों स्टार्च में आते हैं। इन्यूलिन नहीं होगा भाई, और सेलुलोज जो होता है वो स्टोरेज जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है प्लांट्स के अंदर। इन दोनों में से आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि सर अमाइलोपेक्टिन हो गया, अमाइलोज होगा, दोनों स्टार्च है, स्टार्च के टाइप है, और दोनों ब्लू कलर देते हैं। चलो ये वाला तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो गया कि दोनों ब्लू कलर देते हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में से हॉट वाटर में कौन सा डिजोल्व होता है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है ना वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको ब्रांच स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये ना ही हॉट वाटर में डिजोल्व हो सकता है ना ही कोल्ड वाटर में, लेकिन अमाइलोज जो होता है वो हॉट वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो आपका ऑप्शन आना चाहिए अमाइलोज। तो ये स्टार्च का फॉर्म है, ब्लू कलर भी देता है, और स्ट्रेट चेन होती है ये, और ये सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में। बुक में भी बताया गया है इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, इनमें से एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ है, मतलब कि टिश्यूज़ इन्हीं चीज़ से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इट्स प्रोटीन। अब होता है हमारे टिश्यूज़ बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं मोस्टली वो प्रोटीन से बने, तो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टिश्यू इज प्रोटीन्स। इन एन अमाइनो एसिड इफ द रेडिकल ग्रुप इज रिप्लेस विद द हाइड्रोजन द अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड एज। चलें जी इसको सोल्व करते हैं। देखिए जी अमाइनो एसिड क्या होता है, दैट इज द कार्बन, अल्फा कार्बन हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, नीचे की तरफ रेडिकल ग्रुप। अगर रेडिकल ग्रुप पे हाइड्रोजन आ गया तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा, ठीक है, और अगर रेडिकल ग्रुप पे CH3 आ गया तो ये बन जाएगा एलेनिन कंपाउंड को, याद रखिएगा। और अगर ये आ गया CH2OH तो ये बन गया सीरीन। मोस्टली यही है आपके बुक के अंदर जो बताया गया। तो यहाँ पे बता रहा है कि R की जगह पे अगर H आ जाए तो ये क्या होगा, ये ग्लाइसिन होगा। तो देखिए बुक में कहीं में ग्लाइसिन बताया गया है, एलेनिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, सीरीन, ग्लाइसिन, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से भी सवाल आने के चांसेस है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सवाल बनाया है आपको समझाने के लिए। हर उस टॉपिक में से मैंने सवाल बनाया है जहाँ से MD गेट में सवाल आने के चांसेस है। तो नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अभी ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एलेनिन है, ग्लाइसिन है, सीरीन है, टायरोसिन, इनमें से आपने सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बताना है।
तो यही सेम कहानी दोबारा बताऊंगा। ग्लाइसिन, एलेनिन एंड अगर यहाँ पे आर की जगह पे एच आ गया तो ग्लाइसिन है, अगर CH3 है तो ये एलेनिन, और अगर CH2OH है तो ये सीरीन है, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। तो हाइड्रोजन किस में होता है? ग्लाइसिन में होता है ना। तो ऑप्शन है एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन, टायरोसिन। तो भाई ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, दैट इज द ग्लाइसिन। कितने अमाइनो एसिड है टोटल? 20 अमाइनो एसिड है, तो उनमें से ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट है। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिब्रस प्रोटीन। इनमें से मालूम करना है आपने फिब्रस प्रोटीन कौन सा होता है। दो टाइप के प्रोटीन थे, एक था फिब्रस, एक था ग्लोबुलर। और फिब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल होते हैं मोस्टली, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो ज़्यादातर फंक्शन करते हैं। तो यहाँ से आपने मालूम है फिब्रस कौन सा है। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलर प्रोटीन में आता है, केराटिन है, एंजाइम भी ग्लोबुलर है, हेमोग्लोबिन भी ग्लोबुलर प्रोटीन की फॉर्म में आता है, ये दोनों ग्लोबुलर है। एल्ब्यूमिन भी ग्लोबुलर। तो केराटिन जो होता है दैट इज द फिब्रस प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। केराटिन जो हमारे हेयर्स और नेल्स की प्रोटीन होती है। सही हो गया भाई। वो जो टेबल बताया गया ना फिब्रस और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन, उनका जो वो टेबल बताएगा वो याद रखिएगा लाजमी, वहाँ से भी सवाल आएंगे MD गेट के अंदर, बता रहा हूँ मैं अभी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लोबुलर प्रोटीन, ऊपर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग द फिब्रस प्रोटीन, नीचे बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आपको पता है ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शनल भी कहलाते हैं, ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोलाजिन हो गया, मायोग्लोबिन, केराटिन एंड इलास्टिन। आपको पता है इलास्टिन जो होता है वो भी फिब्रस होता है, केराटिन भी फिब्रस है, कोलाजिन भी फिब्रस है। मायोग्लोबिन जो होता है ना वो हेमोग्लोबिन के जैसा ही होता है, ये मसल के अंदर पाया जाता है, हमारी मसल्स के अंदर ये प्रोटीन होती है, मसल की प्रोटीन, इसीलिए इसका नाम है मायोग्लोबिन, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर होता है। 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वाज फर्स्ट सीक्वेंस्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। बुक से है ये सवाल, कि इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो फ्रेडरिक सेंगर ने फर्स्ट टाइम सीक्वेंस किया था। आपको पता है सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मैंने आपको पढ़ाया हुआ ये टॉपिक। तो कौन से मॉलिक्यूल की इसने सबसे पहले सीक्वेंस की थी? मायोसिन, इंसुलिन, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। वहाँ पे हेमोग्लोबिन का जिक्र है, ठीक है ना, उस टॉपिक में सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, वहाँ पे हेमोग्लोबिन का जिक्र है, जिसके अंदर होते हैं 574 अमाइनो एसिड, और 4 जो होती है ना वो चेन्स, 2 अल्फा चेन, अल्फा 1 अल्फा 2, और 2 होती है बीटा 1 बीटा 2 चेन। अल्फा 1 141 अमाइनो एसिड से बनती है, और बीटा जो होती है 146 अमाइनो एसिड से बनती है। टोटल मिलाएंगे तो हो जाएंगे 574। ये हेमोग्लोबिन का वहाँ पे बताया गया है। और ये भी बताया गया सिकल सेल एनीमिया के बारे में कि एक बीटा चेन के अमाइनो एसिड नंबर 6 पे अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाएगा तो वो RBC सिकल शेप हो जाएंगे। मायोग्लोबिन का जिक्र वहाँ पे नहीं है, मायोसिन का भी जिक्र नहीं, इंसुलिन का जिक्र है। बताया गया कि इंसुलिन में 2 चेन होती है, एक होती है A चेन, एक होती है B चेन। A चेन के अंदर देर आर 20 एंड समझिएगा 21 अमाइनो एसिड, इन A चेन एंड B चेन के अंदर 30, मतलब टोटल 51 अमाइनो एसिड। ये भी बताया गया है वहाँ पे इंसुलिन के बारे में, और इसने इंसुलिन का ही बताया था। ये बुक के अंदर ये जो टॉपिक है ना सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, उसकी फर्स्ट लाइन में ही बताया गया है, ठीक है। अच्छा 45th MCQ जो है वो थोड़ा सा मतलब कि आउट ऑफ कोर्स तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन थोड़ा सा अजीब किस्म का है। असरेशन वर्ड का मतलब होता है स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट का रीज़न, तो ये थोड़ा अजीब किस्म का है। ऐसा सवाल होता नहीं है ये, लेकिन ये मुझसे पता नहीं से गलत बन गया। मैंने ट्राई किया था अच्छे से बनाऊँ ये, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे बन गया। फिब्रस प्रोटीन असरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट है कि फिब्रस प्रोटीन्स आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर। हमें पता है फिब्रस प्रोटीन इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। रीज़न क्या है? दे हैव स्ट्रक्चरल रोल। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट आपस में मिल ही नहीं रही, मैच ही नहीं हो रही, तो आप कैसे जो है ना वो उनको डिफाइन करेंगे। तो इसी वजह से जो अकेडमी पे और जो कॉलेज में बच्चों ने ये वाला सवाल किया है 45th, उन सबको 1+ मिलेगा, ठीक है ना। 45th वाले MCQ को 1+ मिलेगा। लेकिन इसका आंसर अगर बनाने जाए तो फिब्रस प्रोटीन आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर। रीज़न दे हैव स्ट्रक्चरल रोल्स, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी वजह से वो इनसोल्यूबल होते हैं। तो ऑप्शन ए है बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन ए। आर जो होता है वो ए को एक्सप्लेन करता है, बोथ ट्रू आर नॉट एक्सप्लेनेशन, जो है ना आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए ट्रू मतलब ऊपर आर ट्रू, आर फेल्स, ये तो होगा नहीं, दोनों ट्रू होते हैं। बहुत फेल्स भी नहीं है। इन दोनों में से आपको अगर किसी ने ए किया है तो वो भी सही है, अगर किसी ने बी किया है वो भी सही है, क्योंकि कभी कभार अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है और थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये एक्सप्लेन नहीं भी कर रहा। तो इसी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 1+ दे दो भाई इसको, इसके अंदर नहीं पढ़ो, सही हो गया, छोड़ो इसको 45th, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट और रीज़न मिल ही नहीं रहे, तो आप आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसको 1+ दे देते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। हमारे पास है 46th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। चलिए भाई लिपिड की तरफ आ गए। इनमें से आपने मालूम करना है कौन सा लिपिड नहीं है। फॉस्फोलिपिड लिपिड होता है, स्टीरॉयड लिपिड होता है, ग्लाइकोजन ट्राइग्लाइसराइड्स ये भी लिपिड है भाई, ग्लाइकोजन लिपिड है, ये पॉलीसेकेराइड है भाई। सो आपने मालूम करना इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है, तो ग्लाइकोजन नहीं है ना। 47 है, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, आपको पता फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। इसका
रीज़न क्या है। और जो ऑयल होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, सही ना। इसका रीज़न क्या है, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज they contain unsaturated fatty acid, contain saturated fatty acid, contain phosphate, have amphipathic in nature। ये भी ऑप्शन डिलीट करें, ये भी ऑप्शन डिलीट करें, बाकी इन दोनों में से आपने लगाना है। आपको पता है जो ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है अनसेचुरेटेड, और जो फैट है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड और इनके अंदर पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का मतलब दे कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो बी की तरफ जाएंगे आप ऑप्शन, सही हो गया भाई। 48 थे हमारे पास, विच टाइप ऑफ लिपिड रेगुलेट इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनिटी। ये तो सीधी सीधी भाई वहाँ से बुक से लाइन है कि कौन सा ऐसा जो लिपिड होता है वो इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। स्टीरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, वैक्सीस एंड ट्राइग्लाइसरोल। आपको पता है बिल्कुल ईजी ये सवाल, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे सर स्टीरॉइड का मतलब कोर्टिसोल हो गया। कोर्टिसोल तो हार्मोन है, इंसान के एड्रेनल कोर्टेक्स में से रिलीज होता है, और वो इन्फ्लामेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो सर इसका मतलब स्टीरॉइड भी हो सकता है। एंड अगर आप देखेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर के अंदर, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन में बताया गया है कि ये एक ऐसा लिपिड है जो कि इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। तो आप इसकी तरफ जाएंगे भाई, यू विल बी गोइंग फॉर द प्रोस्टाग्लैंडिन। स्टीरॉइड नो डाउट करता है, लेकिन स्टीरॉइड के मैकेनिज्म में ये नहीं बताएगा। अगर कोर्टिसोल यहाँ पे आ जाता तो फिर मैं आपको कहता बोथ एन भी लगाएं, लेकिन कोर्टिसोल नहीं है। स्टीरॉइड जो होता है वो इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी में हेल्प नहीं करता है इतना ज़्यादा, हाँ रोल होता है थोड़ा सा, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का काम यही है इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी में मेंटेन करना, ठीक है। 49 थे, नंबर ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स इन वन ट्राइग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। भाई ट्राइग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ आपने क्या बताने हैं, ईस्टर बॉन्ड बताने। ट्राइग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल मतलब कि देखिए ये हो गया कार्बन 1 2 3, ये ग्लाइसरोल होता है OH। इसे ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इट इज टर्म्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि तीनों OH है। तो एक यहाँ पे आएगा फैटी एसिड, फैटी एसिड जो होता एक यहाँ पे आएगा, उसका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और OH एक का H जाएगा, दूसरा OH, एक यहाँ पे बनेगा, एक फैटी एसिड यहाँ पे बनेगा, एक फैटी एसिड यहाँ पे। तो कितने फैटी एसिड लग जाएंगे, 3 फैटी एसिड लगे, तभी ये जाके बनेगा ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल या ट्राइग्लाइसराइड। तो कितने हो गए, 1 ईस्टर बॉन्ड, 2nd ईस्टर बॉन्ड एंड 3rd ईस्टर बॉन्ड। तो टोटल ईस्टर बॉन्ड आपने मालूम करने, तो आपके बुक के हिसाब से नंबर ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स इन 1 ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल इज 3। कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ आई गेस, ठीक है ना। 50th MCQs को देख लेते हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, आपको पता है लिपिड्स। अच्छा इसकी डेफिनेशन भी तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, वो मॉलिक्यूल जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हो और ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होने लिपिड्स कहा जाता है। ब्लूर ने बताया था ये 1943 के अंदर, ये बताया गया है ना। तो लिपिड्स हाइड्रोफोबिक क्यों होते हैं, दे कंटेन लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन, दे लेक ऑक्सीजन एटम कंप्लीटली, दे कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, दे डिजोल्व ओनली इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होते नहीं है ये। दे कंटेन फॉस्फेट ग्रुप इनमें होते नहीं है, मोस्टली सिर्फ फॉस्फोलिपिड में होते हैं। दे लेक ऑक्सीजन एटम कंप्लीटली, नहीं भाई ऑक्सीजन इनके अंदर होगा लेकिन लेस रेशियो में होगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। दे कंटेन लॉन्ग चेन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन, फैटी एसिड की लंबी लंबी चेन्स होती है। तो ऑप्शन ए आएगा। विच लिपिड फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव क्यूटिकल लेयर इन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है ना वो कौन से लिपिड बनाते हैं, ये बुक से लाइन है। सुबेरिन, वैक्सिस, ग्लाइकोलिपिड्स या स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड नहीं बनाते, ग्लाइकोलिपिड्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। सुबेरिन जो होता है वो एक डिपोजिशन होता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन इसका भी ये लेयर बनाना नहीं होता, इट्स वैक्सिस। वैक्सिस जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, ये बुक के अंदर बताया गया, लाइन है बुक से। विच टर्पिन इज यूज इन परफ्यूम एंड असेंशियल ऑयल्स, कौन से टर्पिन्स के टाइप है जिनको आप असेंशियल ऑयल्स और परफ्यूम के तौर पर यूज़ करते हैं। मेंथोल पिपरमिंट से मिलता है, मायरसिन ऑयल ऑफ बे से मिलता है, लाइमोनिन लेमन से मिलता है। इन सबको हम यूज़ करते हैं एज अ असेंशियल ऑयल्स एंड परफ्यूम्स के अंदर यूज़ करते हैं इनको कंप्लीटली। सही है भाई, समझ में आ गया। एंड MCQs नंबर 53 बता देता हूँ मैं। द फैट्स एंड ऑयल्स आर रिस्पेक्टिवली रिच इन, ये समझिएगा इस चीज़ को, सही है ना। फैट्स एंड ऑयल्स, रिस्पेक्टली वर्ड का मतलब आ गया तो समझ जाइएगा MCQs में। पहले आपने फैट्स के बारे में आंसर देना है, फिर ऑयल्स के बारे में। रिस्पेक्टली वर्ड का मतलब ये होता है कि पहले फर्स्ट वाला जो आपसे पूछा गया उसको उसका बताए, फिर सेकेंड वाले का बताए। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर रिस्पेक्टिवली रिच इन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, नहीं भाई, एक में अनसेचुरेटेड होंगे दूसरे में सेचुरेटेड होंगे। सेचुरेटेड फैटी एसिड, इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी, नन ऑफ देम। फैट्स कंटेनिंग सेचुरेटेड एंड ऑयल्स कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो उसका ऑप्शन होगा C इज द राइट ऑप्शन। सही है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 54 थे, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्राइग्लाइसराइड इज करेक्ट। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ट्राइग्लाइसराइड का, इस स्टेटमेंट से मालूम करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। दे आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड कंबाइन विद ग्लाइकोजिन,
गौर से पढ़िएगा, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ये 3 फैटी एसिड को देखेंगे ना, सामने वाला वर्ड पढ़ेंगे नहीं, ये समझिए ग्लाइसरोल लिखा हुआ, ग्लाइसरोल नहीं ग्लाइकोजन है भाई, ग्लाइकोजन और 3 फैटी एसिड को मिला दो तो क्या बनेगा, लिपिड बनेगा, नहीं बनेगा ना भाई। दे आर मोर सेचुरेटेड विद हाइड्रोजन कंपेयर्ड विद फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। दे फॉर्म बाय लेयर इन द सेल surface membrane of cells, they have a lower ratio of oxygen to carbon compared with carbohydrates। ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने यही सोचा होगा कि 3 फैटी एसिड आ गया तो सामने ये वाला वर्ड उसके दिमाग ने कहा, उनके दिमाग ने कहा होगा ये ग्लाइसरोल है, इट्स नॉट ग्लाइसरोल, इट्स ग्लाइकोजन, तो ये तो होगा नहीं। दे आर मोर सेचुरेटेड विद हाइड्रोजन कंपेयर्ड विद फॉस्फोलिपिड, नहीं भाई ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। दे फॉर्म अ लिपिड बाइलेयर सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड की डेफिनेशन है भाई। दे हैव अ लोअर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होता है इस कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ये सुइटेबल आंसर यहाँ पे लग रहा है। तो आप 54th का क्या लगाएंगे, दे हैव अ लोअर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन कंपेयर्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स। 55 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैक्सीज एक्सेप्ट, इनमें से सब सही हैं, वैक्सीज के बारे में सही डिफाइन कर रहे हैं ये ऑप्शंस, एक नहीं कर रहा वो आपने बताना, एक्सेप्ट आ गया ना, तो मतलब कि एक जो होगा वो डिफाइन नहीं कर रहा। दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, ठीक है भाई। नॉन रिएक्टिव एंड इनर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, सही है। दे फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाते ये भाई, तो ये इसका ट्रू नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों ट्रू हैं वैक्सीज के बारे में। 56 है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरॉयड, इनमें से कौन सा जो स्टीरॉयड का एग्जाम्पल है, कोलेस्ट्रॉल, हाँ भाई स्टीरॉयड का एग्जाम्पल है। टेस्टोस्टेरोन मेल का हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन, एंड कोलेजन जो होते हैं भाई ये प्रोटीन होते हैं। ये स्टीरॉयड कहाँ से आ गए, ये तो फिब्रस प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, तो ये स्टीरॉयड का एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्टीरॉयड। 57 है, द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ 5 कार्बन शुगर बेस्ड कंपाउंड कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेसिस, ऑल ऑफ देम, सही है ना, ये न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। ये सिंपल बात कर रहा है कि भाई न्यूक्लिक एसिड कौन सी चीज़ से मिलकर बनते हैं, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर बताना है, और न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है भाई, दैट इज दी न्यूक्लियोटाइड। तो इसका ऑप्शन आना चाहिए ए, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड तो नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, और नाइट्रोजनस बेसिस तो वो उसको आगे फॉर्म करते हैं, लेकिन ये मोनोमर्स नहीं है, मोनोमर्स बनाने के लिए लाजमी होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड इसका ऑप्शन होगा। न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसाइड के बारे में आपने बताना है, तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। ऑप्शन है ए, शुगर बेस और फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, या शुगर और बेस ओनली, या बेस एंड फॉस्फेट ओनली, या ओनली बेस, ये आपने मालूम करना है। और आपको पता है न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, देखिए एक होता है पेंटोज शुगर, ऐसे, ठीक है, ये पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 5 हो गया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर पे आके अटैच हो जाता है नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस है। जब भी नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाएगा पेंटोज शुगर के, तो इसे आप कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, ऐसे ना। और न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे फॉस्फेट लगा दे कार्बन नंबर 5 में, तो ये अभी बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, दैट इज द पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो शुगर एंड बेस, दैट इज द बी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का क्या होना चाहिए भाई, ऑप्शन बी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 58 का। 59 की तरफ चलते हैं भाई। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज, ठीक है, फॉस्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड को मालूम करना है आपने। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, दो बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे होता है पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर 1 पे जो होता है नाइट्रोजनियस बेस आ जाता है, और कार्बन नंबर 5 पे आ जाता है फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट और जो पेंटोज शुगर होता है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा आपको, तो बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने आपको समझाया हुआ है, इसका लेक्चर मैंने दिया था। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा भाई, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं, ये तो आपको ज़्यादातर ग्लूकोज के बीच में मिलेगा। यहाँ पे भी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, लेकिन इसको छोड़ दे, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड में नहीं मिलेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के बीच में, सो इट्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बहुत ज़्यादा ईजी है। द पेंटोज शुगर इन आरएनएज, आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है, अच्छा आरएनए में पेंटोज शुगर होती है, वहाँ पे OH यहाँ पे भी होगा, कार्बन नंबर 2 पे भी OH होगा और 3 पे भी OH होगा। लेकिन डीएनए की जो शुगर होती है उसमें कार्बन नंबर 2 पे OH की जगह पे सिर्फ H होगा, एक OH की कमी होती है, इसी वजह से ये जो शुगर होती है वो होती है C5H10O4। तो ये डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम है, तो इसे कहेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए के अंदर एक OH होता है तो कहेंगे राइबोज शुगर आरएनए। तो ये देखिए इसका फार्मूला होता है C5H10O5, तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर का फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द पेंटोज शुगर इन आरएनएज राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये दोनों नहीं होंगे, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होगा, आरएनए में होगा राइबोज शुगर, सही है। विच आरएनए एक्ट एज अडेप्टर बिटवीन कोडोन एंड अमीनो एसिड, ये वाला सवाल समझने की कोशिश करें, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे तो सिंपली क्या होता है, जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, इसे आप नाम देंगे जेनेटिक कोड्स। क्या नाम देंगे आप, जेनेटिक कोड्स। और इसमें से जो एमआरएनए बनेगा,
जैसी ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी वैसी ही नीचे इन्फॉर्मेशन आएगी। ए तो सामने टी आना चाहिए, लेकिन आरएनए के ऊपर टी नहीं आता। आरएनए के ऊपर ए की जगह पे टी की जगह पे यू आएगा। टी है तो यहाँ पे ए, जी है तो सी, टी है तो ए, टी है तो ए, एन, ऐसे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये एमआरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन कोडोन कहा जाता है, ठीक है। और जैसा एमआरएनए होगा वैसा ही आएगा टीआरएनए, और टीआरएनए के ऊपर जो कोड होंगे उसे कहेंगे आप एंटी कोडोन। क्या कहेंगे? एंटी कोडोन। और इनके ऊपर आपको मिलेगा एक अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है सवाल में कि भाई, सवाल में ये पूछ रहा है कि विच आरएनए एक्ट इज द अडेप्टर बिटवीन कोडोन एंड अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड और कोडोन के बीच में अडेप्टर कौन है? ये अमाइनो एसिड हो गया, ये कोडोन हो गया, इनके बीच में अडेप्टर कौन है भाई? टीआरएनए ना। तो ये आरएनए, टीआरएनए जो होता है वो अडेप्टर है ना। तो यही तो पूछ रहा है आपसे। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, समझने की कोशिश करें। सवाल में पूछा जा रहा है कि विच आरएनए एक्ट इज द अडेप्टर बिटवीन कोडोन एंड अमाइनो एसिड। एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, एसएनआरएनए। तो टीआरएनए करता है। आरआरएनए तो राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम से बनाता है। एमआरएनए तो वो मैसेज लेके आता है डीएनए से। ठीक हो गया। इफ डीएनए इज 1000 बेस पेयर्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट व्हेन 60% बेसिस आर GC। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कर लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि एक डीएनए है जो कि 1000 बेस पेयर लोगे। बेस पेयर, अच्छा बेस पेयर क्या होता है? अगर यहाँ पे एडेनिन है तो सामने थाइमिन है, याद रखिएगा, सही है। तो ये एक हो गया बेस पेयर, ठीक है। ये एक बेस पेयर हो गया। एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड, मतलब बेस पेयर का मतलब क्या होता है भाई? बेसिस का आपस में इससे मिलना। और गुआनिन है उसके सामने साइटोसिन होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होता है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये भी क्या होते हैं? ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो 1000 बेस पेयर है, ठीक है। कितने? 1000 बेस पेयर है, उनमें से 60% GC है। तो बताओ टोटल डीएनए में कितने बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन? ये मालूम करना है ना। तो अभी समझने की कोशिश करें। 60% GC है, तो इसका मतलब 1000 में से 600 GC है। 600 क्या है? GC है 1000 में से। 600 क्या है भाई? यहाँ पे देखें, ठीक है। 1000 में से 600 क्या है? GC है। तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक GC के, एक बेस पेयर के अंदर 3 होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी दी 1800। मतलब 1800 एक हो गए। और बाकी अगर 60% GC है तो कॉमन सेंस से 40% जो बेस पेयर होंगे दैट बेस पेयर विल बी 80 एडेनिन एंड थाइमिन। तो 40% मतलब कि 400 बेस पेयर जो होंगे वो 400 बेस पेयर क्या होंगे भाई? दैट विल बी एडेनिन एंड थाइमिन। मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में दो डबल बॉन्ड होते हैं। दो डबल बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन वाले, दो हो गए, मतलब कि ये एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं 800, ठीक है। तो टोटल 1000 बेस पेयर है, जिनमें से 60% क्या है? गुआनिन और साइटोसिन है। 60% का मतलब होता है 1000 में से 600 GC बेस पेयर है, और एक GC बेस पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 600 to 303, तो कितने हो जाएंगे? 1800, सही है। और रिमेनिंग जो 40% है वो तो कॉमन सेंस है ना, एडेनिन और थाइमिन होंगे, ठीक है ना। रिमेनिंग 40% तो एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन वाला, तो 400 हो गया ये इंटू 2 = 800, तो दोनों को मिलाएंगे 2600। 2600 कहीं पे आंसर आपको नजर आ रहा है ऑप्शन? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2600, 2200, 2000 नन ऑफ देम, तो 2600 नजर आ रहा है कहीं पे? यस हेयर, तो दिस विल बी द ऑप्शन, सही है। टीआरएनए इज एंटीकोडोन। मैंने आपको बताया टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन होते हैं, मैंने आपको बताया। और एमआरएनए के ऊपर कोडोन होते हैं। विच कोडोन विल इट पेयर विथ? तो टीआरएनए के ऊपर है GCU, तो ये एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। और टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन क्या है? ये हो गया टीआरएनए। टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन होता है, एमआरएनए के ऊपर कोडोन होते हैं। अगर टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन है दैट इज दी GCU, तो सामने किसके साथ बॉन्ड करेगा? सो इट विल बी बॉन्डेड विद G के सामने आना चाहिए C के सामने G, और U के सामने होगा A, ऐसे ना। गुआनिन साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है और एडेनिन थाइमिन से, लेकिन ये आरएनए, तो आरएनए के अंदर यूरेसिल होगा, तो ये CGA। तो क्या में नजर आ रहा है? CGA। सो CGA, सो दिस इज़ द CGA। सो ए जो होगा वो ऑप्शन होगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने लेक्चर दिए हुए हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के इसी चैनल के ऊपर, वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विच आरएनए मेक्स अप द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए, मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है सेल के अंदर? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए। भाई आरआरएनए सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 80%। टीआरएनए कितना होता है? दैट इज़ 10 to 20%। और एमआरएनए कितना होता है? 3 to 4% अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो ये 80% होता है, तो इसका ऑप्शन भी 80% वाला यही होगा। विच बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट डीएनए, कौन सा बेस है जो आरएनए में मिलेगा लेकिन डीएनए में नहीं मिलेगा? यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। तो थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड एडेनिन जो आपको आरएनए में मिलेगा डीएनए में नहीं मिलेगा। डीएनए में थाइमिन मिलेगा लेकिन आरएनए में, अच्छा विच बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट डीएनए, दैट इज यूरेसिल। यूरेसिल आपको कहाँ पे मिलेगा? ओनली आरएनए के अंदर, और थाइमिन ओनली डीएनए के अंदर, सही ना। कॉन्सेप्ट देखिएगा। 66 थे,
इफ एटीपी इज हाइड्रोलाइज कंप्लीटली टू एएमपी एंड टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाउ मेनी हाईएस्ट एनर्जी बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ये समझे, देखें जो एटीपी होता है ना वो ऐसे होता है, देखिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट। अगर आप एक फॉस्फेट को निकालेंगे तो ये बन जाएगा ADP, 2 P आ जाएंगे, और एक और फॉस्फेट निकालेंगे, एक और फॉस्फेट निकालें तो ये बन जाएगा AP, मतलब कि AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये हो गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा यहाँ पे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो बनेगा उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे, मतलब कि 2 बॉन्ड टूटेंगे ना, एक बॉन्ड टूटेगा तो ADP बनेगा, 2 बॉन्ड टूटेंगे तो AMP बनेगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे जो इफ ATP हाइड्रोलाइज कंप्लीटली टू AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साथ में बन रहे हैं, कितने हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, तभी तो ये बनेगा। सही हो गया भाई। चलें जी, in mRNA is 300 न्यूक्लियोटाइड एंड कोडिंग सीक्वेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कोडेड। ये बहुत ज़्यादा इजी, आपको पता है एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोड होता है, जेनेटिक कोड, और एक कोड का मतलब होता है ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऐसे एक कोड का मतलब ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि ACC ये एक कोड हो गया, AUG ये एक कोड हो गया। तो mRNA 300 न्यूक्लियोटाइड में मुश्तमिल है, एक mRNA जिसके ऊपर 300 न्यूक्लियोटाइड, तो कॉमन सेंस है 300 न्यूक्लियोटाइड मतलब कि 100 जेनेटिक कोड, 300 न्यूक्लियोटाइड मतलब कि 100 जेनेटिक कोड, क्योंकि एक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होता है, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, तो 300 न्यूक्लियोटाइड विल बी 100 जेनेटिक कोड, 100 जेनेटिक कोड कितने अमाइनो एसिड कोड करेंगे, 100 कोड करेंगे, तो ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा 3 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब एक कोड बनता है, और एक कोड का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे 300 न्यूक्लियोटाइड है तो 100 कोड बनेंगे, और 100 कोड मतलब 100 अमाइनो एसिड बनाने की पावर होगी उनके अंदर, मतलब कि उनके अंदर इन्फॉर्मेशन 100 अमाइनो एसिड बनाने की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन एंटीकोडन अकर्स, बता दिया मैंने, यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोडन अकर, TRNA, mRNA, RRNA, DNA के ऊपर जेनेटिक कोड होता है, RRNA राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है, mRNA के ऊपर कोडोन होते हैं, TRNA के ऊपर होते हैं एंटीकोडोन, तो इट्स TRNA। 69 थे NAD and FAD आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ATP मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, DNA RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और NAD और FAD डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल ATP आ जाएगा, ADP आ जाएगा, AMP आ जाएगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल आ जाएगा DNA RNA, और न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल आ जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल है NAD FAD अकॉर्डिंग टू योर बुक, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आने के चांसेस हैं। A DNA duplex containing 5 complete turn, it may consist of dash numbers of basis pairs। अच्छा एक DNA का जो टर्न होता है ना, एक DNA का टर्न, ये एक DNA का टर्न है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सो 1 DNA टर्न, 1 complete turn of DNA containing 10 base pairs, कितने 10, तो यहाँ पे कितने 5 complete टर्न। अगर एक कंप्लीट टर्न 10 बेस पेयर कंटेनिंग है तो 5 कंप्लीट टर्न कितने होंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करें 10 से, क्या आएगा आंसर 50। सो इट इज़ अ 50 बेस पेयर्स। समझ में आ गया, एक कंप्लीट टर्न 10 बेस पेयर कंसिस्ट होता है, आपके बुक में बताया गया है ये। तो 5 कंप्लीट टर्न कितने कंसिस्ट होंगे, 10 बेस पेयर को मल्टीप्लाई करो 5 से बस। 71 है, इट इज़ द टाइप ऑफ RNA विच इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल RNA इन द सेल। इनमें से कौन सा RNA का टाइप होता है जो कि 3 to 4% है, ऊपर मैंने आपको परसेंटेज बताई दी अभी, ठीक है ना, MCQ नंबर 64 में। तो RRNA कितना होता है, दोबारा बता रहा हूँ, ये रट्टा लग जाएगा आपको, और यहाँ से टेस्ट में सवाल लाजमी आएंगे। 80% होता है, mRNA 3 to 4% होता है, tRNA जो होता है वो 10 to 20% होता है, तो समझ आइए mRNA। ह्यूमन सेल कंटेन ओनली डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ tRNA, 60, 45, 55 एंड 20। ओवरऑल कितने होते हैं 60, ओवरऑल अकॉर्डिंग टू योर बुक 60 tRNA होते हैं, लेकिन ह्यूमन सेल के अंदर 45 बताया गया है, ये बिल्कुल लाइन है वहाँ की बुक की, ठीक है ना। 73 है, विच RNA हैज लार्जेस्ट साइज अमंग ऑल अदर RNA इन द सेल, सबसे बड़ा RNA का साइज़ किसका है, एंड दैट इज़ दी, अच्छा ये जो tRNA होता है ये तो बिल्कुल ही छोटा होता है, 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड होता है, याद रखिएगा बेचारा, 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। और जो mRNA होता है वो डिपेंड करता है ऑन जीन, डिपेंड ऑन जीन कितनी बड़ी है, और RNA सबसे लार्जेस्ट होता है, ये भी बुक की लाइन उठाई है मैंने, टेस्ट में आ सकता है भाई। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द इंसुलिन मॉलिक्यूल, एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल में कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। अच्छा जी, ये वाला कॉन्सेप्शनल है थोड़ा सा। 2 चेन होती है भाई, एक ऊपर वाली चेन में होते हैं 21 अमाइनो एसिड और नीचे वाली में होते हैं 30 अमाइनो एसिड। पहली बात तो ये हो गई। 20 अमाइनो एसिड मतलब कि ए चेन के अंदर n-1 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 20 1 - 1 = 20 बॉन्ड्स ऊपर वाली चेन में आ जाएंगे, और बी के अंदर अगर आप लगाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट
किसके अंदर, बी के अंदर अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बी के अंदर आप लगाएंगे 30 - 1 इज इक्वल टू 29। 29 नीचे बी वाले में 29 बॉन्ड्स होंगे, ऊपर वाले में 20, तो 20 और 29 मिला के कितने हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे 49। तो कितने बॉन्ड्स मिलेंगे भाई आपको, 49 बॉन्ड्स मिलेंगे, याद रखिएगा। आप ये सोच रहे होंगे सर 51 टोटल अमाइनो एसिड होते हैं एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल में, तो 51 के बेसिस पे अगर n-1 करेंगे तो 50 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने चेन के बेसिस पे देखना जो बुक में बताया गया है, तो इट शुड बी 49। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आई गेस समझ में आया होगा। आपने चेन के बेसिस पे, ये चेन सल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती हैं, तो इसके अंदर 20 बॉन्ड्स होंगे, इसके अंदर 29 बॉन्ड्स होंगे, तो दोनों को देखें तो 49 बॉन्ड्स मिलेंगे आपको। 74 का आंसर होगा ए। सही है भाई। 75th हमारे पास है सेरिब्रोसाइड्स आर टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सेरिब्रोसाइड कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में आएंगे, दे आर ग्लाइकोलिपिड्स, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन, दे आर लिपोप्रोटीन। आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन जो, सॉरी ग्लाइकोलिपिड्स जो होता है ना, उसका दूसरा नाम है सेरिब्रोसाइड्स, ये बुक में से है, तो दे आर ग्लाइकोलिपिड्स, याद रखिएगा। सेरिब्रोसाइड एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर द सेम थिंग। और सेरिब्रोसाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन के अंदर पाया जाता है, हाई कंसंट्रेशन में। माइलिन शीथ जो होती है उसकी, वो न्यूरॉन्स की, वो भी यही बनाते हैं, तो इस वजह से इनको सेरिब्रोसाइड कहा जाता है। एंटीजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन आरबीसीज आर टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। एंटीजन जो होते हैं ना आरबीसीज के ऊपर, वो कौन से टाइप के जो है ना, वो क्या कहते हैं इसको, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, याद रखिएगा दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपके सेकेंड ईयर के अंदर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी लिखा गया है, और आगे आप पढ़ेंगे जब सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला चैप्टर, वहाँ पे भी बताया गया है, और आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में भी बताया गया है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, याद रखिएगा। ये यहाँ से सवाल आएगा 100% चांसेस है। एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट ऑन आरबीसी आर टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। हिस्टोन, समझिएगा इस चीज़ को, हिस्टोन्स व्हेन कंबाइंड विद डीएनए फॉर्म, हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, लिपोप्रोटीन नहीं, हाँ भाई न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाएंगे ये, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और ये प्रोटीन है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिपिड्स, इनमें से कौन सी चीज़ें जो ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में सही है। दे फॉर्म क्रोमोसोम, नहीं भाई ये न्यूक्लियोप्रोटीन का है ऑप्शन। फंक्शन एज एंटीजन, ये मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोप्रोटीन है। आपसे ग्लाइकोलिपिड पूछा है, वर्क एज रिसेप्टर, नहीं भाई ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बताया गया भाई डी। इनर मेम्ब्रेन ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट होती है ना, वो कौन बनाता है, वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, आपके बुक में है ये, ठीक है ना। बाकी क्रोमोसोम्स कौन बनाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। एंटीजन और रिसेप्टर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, सही है। तो आप समझिएगा, तो फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है। सो यू टू अंडरस्टैंड दीज आर द लिपोप्रोटीन, कहीं पे है लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, सेरिब्रोसाइड, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन के बारे में भी बुक में, ये रट्टाफिकेशन है ये वाले जो लाइन है, और यहाँ से सवाल आने के चांसेस है, इसलिए मैं इसको ये इसे समझा रहा हूँ, मैंने लाइन टू लाइन उठाया है, बाकी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे यहाँ से सवाल आपके टेस्ट के अंदर। तो दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन लिपिड्स इन ब्लड, प्लाज्मा या ब्लड, दैट इज द लिपोप्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इज आर कॉल्ड एज म्यूकोइड्स, इनमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का टाइप होता है जो म्यूकोइड्स भी कहलाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, या नन ऑफ दीज। आपको पता है ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो सेरिब्रोसाइड्स कहलाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का आपको पता है कि कौन सा, लिपोप्रोटीन का कोई दूसरा नाम नहीं है। ये जो म्यूकोइड्स होते हैं इनका दूसरा नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स का ऑप्शन है नहीं है ना, तो एक ही ऑप्शन रहता है नन ऑफ दीज, तो ये नन ऑफ दीज में आएगा। म्यूकोइड्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन्स का ऑप्शन है ही नहीं। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट लिपोप्रोटीन, इनमें से कौन सी चीज़ें जो लिपोप्रोटीन के बारे में सही नहीं है। दे फॉर्म गोनेडोट्रोफिन, ये गोनेडोट्रोफिन बनाते हैं। अच्छा सही नहीं है ये बताना। दे आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, भाई ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंड दे आल्सो अकर द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस। इट इज डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। कौन सा ट्रू नहीं है भाई, गोनेडोट्रोफिन जो होते हैं ना वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, लिपोप्रोटीन। एंड गोनेडोट्रोफिन आर द टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और ये पूछा जा रहा है लिपोप्रोटीन से। एक मरतबा रीड करिएगा, पेज नंबर 24 पे ये आपके पास होगा, लाजमी रीड करिएगा, बुक के अंदर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। आई गेस समझ में आया होगा ये टेस्ट। और अभी भी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अच्छे से मैं आपको आंसर दूंगा। और हर एक चैप्टर जितने भी एमडीकेट में सिलेबस में शामिल है उनके 81 प्रिडिक्टेड एमसीक्यूज। मुझे देर इसीलिए लग रही है ये वीडियोस अपलोड करने में, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट करके सोच समझ के ये जो ना सवाल यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि आने वाले टेस्ट के अंदर ऐसे ही सवाल आएंगे और आप बिल्कुल ईजिली कर लेंगे और कर सकेंगे। सही हो गया भाई। सो दैट इज़ अबाउट द 81 एमसीक्यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स।